पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं क्या, सबने हमने सॉल्व कराया, ठीक है। वो सीजीएल के पेपर हुए थे 2022 के मेंस के, पता है आपको। ये 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था ना, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2022 का ही हुआ था, क्योंकि 2021 तक तो पैटर्न कौन सा था, पुराना वाला। पुराना वाले का मतलब जानते हो आप, उस टाइम मैथ्स भी 200 नंबर की आती थी और इंग्लिश भी 200 नंबर की आती थी, रीजनिंग और जीके आपके मेंस के अंदर नहीं आती थी, पता है ना आपको। और खैर पता नहीं भी है तो आपको तो पुराना वाले पैटर्न से करना भी क्या है, ठीक है। जब 2022 का मेंस का पेपर हुआ था ना, पहली बार एक नए पैटर्न के अनुसार हुए थे, और पहली बार वहाँ पर क्या आई थी, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता था, 3 नंबर का, मिला के कितने नंबर हुए, 90। हम पहली बात ये बीच बीच में आपको पेपर इसलिए सॉल्व करा रहे ताकि आप सीखो कि एसएससी का पेपर आता कैसे है, और आपको ये भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्री और मेंस के लाइक दोनों के लाइक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। और दूसरी बात, आप कभी ये मत सोचना कि प्री में और मेंस में बहुत फर्क होता है, क्वेश्चन दोनों के एक जैसे ही होते हैं। आगे बात समझ में। तो अब सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं। ये आपके पास में 30 क्वेश्चन रहेंगे, जब तक 30 क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक अपन रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आपके पास में जो 2022 के पेपर हुए थे, टोटल 4 पेपर हुए थे 4 पारियों के अंदर, समझ गए। तो मेंस के टोटल पेपर कितने अपने पास में, 4। एक तो आज सॉल्व कर लिया, फिर धीरे धीरे दोनों तीनों भी अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व। हालांकि 2023 का जो मेंस का पेपर होने वाला है वो तो टोटल एक ही पारी के अंदर होगा, तो अपने पास पेपर ही कितने होंगे, एक ही होगा। वो जब होगा तब सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप में से ब्लड रिलेशन पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखो आप, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, क्या आपके रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने ब्लड रिलेशन को पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो आप इतना ध्यान रखना कि जब मैं प्लस का साइन लगाऊं, इसका मतलब ये किसके लिए लगा रहे हैं अपन, मेल के लिए, और माइनस का मैं लगाऊं, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल। एक ब्लड रिलेशन के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना कि अपन से जो बड़े रिश्ते होते हैं उनको अपन कहाँ बैठाते हैं, ऊपर, और छोटे वालों को कहाँ बैठाते हैं, नीचे, और अपने बराबर के रिश्ते अपने बराबर। इतना ही ब्लड रिलेशन है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर एक टाइप है जिसका नाम है कोडेड टाइप, मतलब कोड के आधार पर। जैसे ये कोड के आधार पर बोल रहा है ना, इसने क्या बोला, देखो ये कह रहा है कि ए हैज टेक बी, का मतलब ये है कि जो ए नाम का कैंडिडेट है वो बी का क्या है, भाई है। ये जो ए दे रखा ये एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। इसका मतलब इसने बोला है कि हैज टेक का मतलब क्या है, भाई। और इधर इसने बोला एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्री। इधर इसने बोला कि एंड का मतलब क्या है, पति। आगे इसने बोला परसेंटेज का मतलब क्या है, पति पत्नी, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दिख रही है आपको। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके और फिर आपको यह बताना है कि आप हमें बताओगे डी के बीच में और एम के बीच में रिलेशन है क्या। इतना ही काम आपको करना है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले यह कह रहा है कि डब्ल्यू परसेंटेज डी। अब आपके कईयों के मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि सर यहाँ पर साइन तो दे रखा किसका, परसेंटेज का, लेकिन यहाँ पर खाली बात कर रहा है ए और बी, ए और बी और ए और बी, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, नए आंकड़े आ गए। तो देखो ये जो ए दे रखा है और ये जो बी दे रखा है, इस ए को मतलब आप समझोगे फर्स्ट पर्सन और इसका मतलब क्या समझोगे, सेकंड पर्सन, ठीक है। इसी प्रकार इस डब्ल्यू का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, और इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन, समझ गए। मतलब ए की जगह पर किसका नाम दे दिया, डब्ल्यू का, और बी की जगह पर नाम किसका दे दिया, डी का दे दिया, ठीक बात है। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर ऐसे गोला कर लेना, मतलब अपन को रिलेशन निकालना है डब्ल्यू परसेंटेज टी। अब परसेंटेज वाली लाइन पढ़नी, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब मेरे को बताओ परसेंटेज वाली कहां पर है, यही है क्या। तो देखो ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। किसकी वाइफ है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अपन ए की वाइफ बी को बनाए या बी की वाइफ ए को बनाए, बात में फर्क है कि नहीं है। कभी आप आदमी को लुगाई नहीं बना दो, आगे बात समझ में। तो ये कह रहा है कि ए परसेंटेज बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है ना वो बी की पत्नी है। किसकी पत्नी, बी का मतलब है बाद वाला, ए का मतलब है पहले वाला। इसका मतलब बी की पत्नी, बी की जगह पर कौन है, डी। तो डी की पत्नी का नाम क्या है, ये डी, और डी की पत्नी का नाम क्या है, डब्ल्यू। ये हो गई पत्नी तो किसका साइन रखे, माइनस का, और ये हो गया पति तो साइन किसका रखे, प्लस का। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि बराबर के रिश्तों को हमेशा कहां पर बैठाते हैं, बराबर, और बड़े रिश्तों को ऊपर और छोटे रिश्तों को नीचे। जिन लोगों की शादी हो गई है ना, मतलब उसको अपन जोड़ा कहेंगे या फिर मैरिड कपल बोले, उनके बीच में साइन कैसा रखोगे, बराबर का। बराबर का क्यों रखते हैं भाई,
जैसे मान लो इस बच्चे की शादी होगी, अब इन दोनों को कैसे रहना पड़ेगा, बराबर। ये उसको ऊपर भी नहीं रख सकता है, ऊपर रख दिया तो इसको जीने नहीं देगी, नीचे रख दिया तो उसको थोड़ा अच्छे से फील नहीं आएगा, उसको ऐसे जैसे गुलाम टाइप की फील आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा कहाँ रखना, बराबर। आपकी भी खुदा न खास्ता शादी हो जाए तो घरवाली को या घरवाले को कहाँ रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। तो इसने इतना ही बोला है, डब्लू ने बोला ये मेरी लुगाई है, और इस लुगाई ने बोला ये मेरा क्या है, पति है। सबको समझ आया। चलो अब अपन को ये तो सॉल्व हो गया। अब अपन को रिश्ता चाहिए किसके बीच में, डब्लू के बीच और जी के बीच में। फिर समझोगे ये पहले वाला आदमी और ये दूसरा वाला। साइन किसका है, हैशटैग। तो पकड़ो हैशटैग वाली लाइन कहां पर है, पहले वाली लाइन। हैशटैग वाला क्या कह रहा है कि जो ए है ना वो बी का भाई है। बी का भाई का मतलब है बाद वाले का भाई। यहां बाद वाला कौन है, जी के भाई का नाम क्या है, डी। तो यहां पर मैं रख दूं जी, और ये जी का क्या है, भाई। भाई दुनिया में किसका होता है, बहन का या फिर भाई का। आप जी का जेंडर आप डिसाइड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई भाई का भी हो सकता है और भाई बहन का भी हो सकता है। चलिए ये तो गोला क्लियर है। अब आ जाओ ये फिर से ये पहला पर्सन और ये दूसरा। साइन किसका दे रखा भाई, एट द रेट। एट द रेट वाली लाइन यही है, इतना ही पढ़ लो। ए नाम का कैंडिडेट किसकी पुत्री है, मतलब बाद वाला। बाद वाला कौन है, बी की लड़की का नाम क्या है, जी। तो यहां पर रखा मैंने बी, और ये इसकी क्या है, पुत्री है। तो इसका मतलब साइन किसका रखोगे, अच्छा पुत्री किसकी होती दुनिया में, मम्मी पापा की, मम्मी पापा की, ठीक है। आज के बाद हमेशा आप ध्यान रखना, आपको कोई ऐसे बोले ना बेटा या बेटी, धरती के ऊपर दो ही आदमी हैं जो आपको बेटा बेटी बोल सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं बोल सकता। इसके अलावा भी कोई आपको बेटा बोले तो आप समझ देना कि मैं बेटा खाली धरती पे दो ही आदमियों के लगता हूं, इसके अलावा बिना फालतू रिश्ते घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने दादाजी के लिए बेटा लगते हो, नहीं लगते हो। आप अपने दादाजी के लिए बेटे की बेटा लगते हो, दादाजी की सीधा आप बेटा नहीं लगते हो। वैसे आपको पता आपके दादा के साथ आपका रिलेशन ही नहीं है, पता आपको, वो तो आपके पापा के पापा है, इसलिए आप क्या कहते हो, दादा कहते हो, समझ गए। हाँ तो ये बात दादा को मत कहना, दादा को दिल पे ठेस लगेगी। हाँ इधर ध्यान दो, अगला साइन किसका है, एट द रेट का, ठीक है। तो मेरे को बताओ एंड का। हाँ तो ये देखो यहाँ कहां दे रखा, यही दे रखा ना। इसका मतलब होता है जो ए है ना वो बी का पति है। किसका पति, बाद वाले का पति। बाद वाला कौन है, एम। एम के पति का नाम क्या है भाई, बी। इसका मतलब ये इसका पति है। तो आपको एक बात पता, ये पति है तो ये अपना आप ही क्या होगी, पत्नी। क्योंकि पति किसका हुआ, पत्नी का। पत्नी किसकी हुई, पति। ये बड़ा खुश हुआ। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये दौर भी आएंगे एक दिन। हाँ ये सारे दौर आ जाएंगे। हाँ तो अगला साइन किसका है, एट द रेट का मतलब क्या होता है कि बी की पुत्री किसकी, बाद वाले की। बाद वाला कौन है, आई। ये रहा आई, और ये आई की क्या हो गई, पुत्री। अब इसका जिसका जेंडर क्लियर नहीं है ना, किसका, आई का, आप किसी का जेंडर क्लियर नहीं करोगे। आपने जो ही जेंडर खुद ने क्लियर करा, ऐसे यूं ही आपको क्लियर कर देगी ये बोले काम का बच्चा नहीं है। आपको कभी नाम किसी का दे दे, जैसे संतोष दिया, आप क्या समझोगे, लड़का या लड़की, क्या पता, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती। नाम से जेंडर क्लियर नहीं करोगे। अल्फाबेट का कोई भी अक्षर देर का तो जेंडर क्लियर नहीं करोगे। कुल मिलाकर के ऐसे मोटे तौर पे कहना चाहती है कि डैड होशियारी तुम नहीं करोगे। बात समझ गए। अब ये ग्राफ आपका सॉल्व हो गया। अब रिश्ता किसके बीच में बताना आपको, यहां से पढ़ो, डी रिलेटेड टू एम, मतलब ये पहले वाला का रिश्ता बताना। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कैसे हम रिश्ता किसका बताए, डी का या एम का। समझ गए बात, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि जो डी है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रिश्ता किसका बताओगे, एम का या डी का, डी का रिश्ता बताना। तो आप डी के ऊपर गोला कर दो, किसके साथ बताना है, एम के साथ। मान लीजिए एम की जगह पर आप बैठे हो, ये आप और ये आपका पति, और ये पति पत्नी के जो लड़की होती है वो अपने लिए भी क्या लगेगी, बच्ची लगेगी। अपनी बच्ची का जो भाई होगा अपने लिए क्या लगेगा, पुत्र। और आपका आंसर आ गया, कौन सा आंसर, सी ऑप्शन। सबको समझ आया। मैंने आपको यह कहा था कि किसी ने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, इस बात से कोई फर्क है नहीं पड़ता। आप पहले क्लास के अंदर 2 घंटे बैठो, भाई कोई टाबर 4 घंटे नहीं बैठ सकते, दुख पाते, तो कितने घंटे बैठो, पर 2 घंटे इस लगन से बैठो कि 2 घंटे में कोई चीज़ हमको पहली बार पढ़ाई फिर भी हमको क्या आएगी, समझ आएगी। आगे बात समझ में। जब आपकी आत्मा दुख पाने लगे ना तो आप क्लास से क्या करना, बाहर चले जाना। आगे बात समझ, चलूँ आगे, चलिए। अगला क्वेश्चन तो आया ही नहीं,
चलो ये अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये थ्योरी पढ़ने से अच्छा है ये कहना ये चाह रहा है कि हमने कितने ऑप्शन दिए तुमको, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है, 3 ऑप्शन क्या है एक जैसे, बिल्कुल आगे बात समझ में। अब कईयों को मैंने एनालॉजी पढ़ा है, पहली बात आप कोई बच्चा क्लास में बैठा ये मत सोचना कि हमने ये पढ़ा है हमने नहीं पढ़ा, आप मिनक तो होना सारे, अनपढ़ तो नहीं होना कोई, ओके। इसका मतलब आज मेरे को नई बात पता चली। हाँ तो ध्यान दो आप, ये 1 देर का ये कितना देर का है 4, यहां से पता नहीं चला पर मेरे को यहां से पता चला 5 से 128 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, 3 का यदि मैं क्यूब करूं तो कितना होता है 27, और 27 के अंदर 3 जोड़ दूं तो 30, और 1 का क्यूब कितना होता है भाई 1, और 1 के अंदर 3 जोड़ूं तो 4। आगे मेरी बात समझ में, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 3 जोड़ूं तो 128, लेकिन 7 का क्यूब होता है 143, 343, ओके ओके, हाँ 343। इसके अंदर मैं कितने जोड़ूं 3, क्या ये हो रही वैल्यू नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या है आपका डी आंसर है। सबको बात समझ में आई, कोई भी चू चा नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये एक अल्फाबेट नाम का एक टॉपिक है जिसके अंदर कुछ आपको मीनिंग बनाने पड़ते हैं, हालांकि उस टॉपिक के अंदर रोल है इंग्लिश का, ठीक है। आपको इंग्लिश ठीक से आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इसने कुछ वर्ड लिखा, देखो ई को किस पे माना है 1 नंबर पर, जेड को किस पे माना है 2 नंबर पे, एल को, 3 पे पी को, 4 पे यू को, 5 पे जेड को, 6 पे। ये कहना चाहता है कि दिए गए प्रत्येक अक्षर आपको इस प्रकार से दिए गए संख्या में से निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्था के अनुसार विकल्प का चयन करें जो सार्थक शब्द बना सकता है। सार्थक का मतलब समझ गए आप, मीनिंगफुल वर्ड बना सके, ठीक है। इनको आप क्या करोगे आगे पीछे कैसे ही करो, लेकिन हर अक्षर को एक बार यूज लोगे, 2 बार नहीं लोगे, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए चाहिए जिसका कोई ना कोई क्या निकले मीनिंग निकले। पजल, अच्छा इसमें पी देर का है, पी देर का ना, अच्छा तो ये पी को अपन ने कट कर दिया, मतलब कौन सा ऑप्शन पहला आएगा 4, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो गए बाहर। अब मेरे को बताओ पी के बाद में क्या लेऊं मैं, यू लेना पड़ेगा, इसका मतलब यू तो दोनों में दे रखा है, यू के बाद क्या लूं जेड। अब मेरे को बताओ जेड कितने नंबर पर दे रखा है 2 नंबर पे। अब मेरे को एक बात बताओ 6 पे भी है, मतलब वैसे भी पजल में जेड कितनी बार आता है 2 बार आता है, तो ये ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ जेड 2 पर भी दे रखा है और जेड 6 पर भी दे रखा है, इसका मतलब यहां तक दोनों ऑप्शन क्या है सेम है। अब पजल लिखने के लिए अगला कौन सा वर्ड उठाऊं, सी ऑप्शन सही है गलत है, और डी ऑप्शन क्या है सही, क्योंकि अब आपको रखना पड़ेगा 3 नंबर, मतलब एन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको वर्ड बनाना है पजल, और पजल बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही करोगे डी नंबर। इसके अंदर हमेशा एक ऐसा वर्ड पूछा जाएगा जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पहले सुन रखा है, ऐसा कोई ऊटपटांग वर्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपसे ये वर्ड नहीं बनता है या नहीं सॉल्व होता तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, इसका मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो आप वैसे ही फेल हो, समझ गए। हाँ ये ध्यान दो, ये एक पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन है जो हर बार एसएससी चाहे प्री दो चाहे मेंस दो कुछ भी दो, इधर ध्यान देना। ये एक ऐसा पेज था जिसको फोल्ड किधर करा अपन ने नीचे कर दिया, मतलब अब पेपर कितना सा बचा है आधा, इतना ही बचा। अब इतना बचने के बावजूद भी इन्होंने कहा इधर से भी फोल्ड कर दो, अब कितना बचा ये वाला कोना, समझ गए तुम ये बचने के बाद अब ये कह रहे हैं कि यहां से ये इतना ही बचा हुआ, ये तो बाद में खोलने के बाद गया, ठीक है। आप समझो इतनी आकृति है, इस कोने के अंदर ये आकृति बनी हुई है, जब आप इसको खोलोगे तो इधर भी आकृति बनेगी, हर बार बनेगी कि नहीं बनेगी बनेगी। और ये ध्यान रखना ये गोला कहाँ रहेगा बाहर की साइड रहेगा कोने में, इसमें इधर रहेगा, इसमें भी इधर रहेगा, इसमें भी इधर रहेगा। ऐसे कितने ऑप्शन, देखो ये गलत क्यों है पता है क्या, इसके अंदर ये गोला अंदर की साइड कर दिया, इसमें बाहर की तरफ कर दिया, ये देखो सारे की सारी आकृतियां एक जैसी बनेगी। ये आपको डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि ये तो ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। ये ऑप्शन देखो इसमें भी गोला कहाँ रहेगा बाहर, इसमें भी गोला कहाँ रहेगा बाहर, ये आगे दिख नहीं रहा है बाकी आपको, हाँ अब दिख गया। इसमें भी देखो कहाँ पर है बाहर, और इसमें भी कहाँ पर दे रखा है बाहर। ये हमेशा हर बच्चे के क्वेश्चन क्या होगा सही होगा, क्योंकि कागज सबको काटने आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं आते हैं। एक आपके टॉपिक है सिलोक्स नाम का, नाम सुना आपने, हमेशा भारत देश में जितने एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर एक क्वेश्चन आता है। इधर ध्यान दो, इसके अंदर रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया में आपने रिलेशन देखा कितने प्रकार के होते हैं 3,
एक ऑल का, एक नो का और एक सम का। इसका मतलब भी मैंने एक दिन समझाया ना सुरेंद्र तेरे को? हाँ, ऑल का मतलब जानते हो आप? सुरेंद्र किसी के सामने प्रपोजल लेके गया और अगले ने कह दिया हाँ, बोले आपसे सज्जन प्राणी इस धरती पे है ही नहीं है, जितना आप मेरे को जिस शिद्दत से चाहते हो उसी शिद्दत से मैं भी आपको चाहता हूं। अब बताओ वो पूरा का पूरा आदमी किसका हुआ? सुरेंद्र का हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या कहते हैं? ऑल। अब बोम सिंह बैठा सुरेंद्र के पास, बोले ऐसा मूर्ख आदमी जिसने रिलेशन बना लिए, अपन तो रह गए पीछे। वैसा का वैसा प्रपोजल कौन लेके गया? बोम सिंह। लेकिन उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसे बोम सिंह ये डिसाइड कर सके कि ये आदमी है किसका। बोम सिंह को कहा कि इसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। अगले ने तो ना दी, ने हाँ करी। बोम सिंह ने नंबर मांगे, उसने नंबर दे दिए। बोम सिंह ने हेलो लिखा, उसने रिप्लाई नहीं करा। बोम सिंह ने गुड नाइट लिखा, उसने भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर बोम सिंह ने पूछा प्लान क्या है? बोले इसके बारे में सोचेंगे। इसका मतलब यह है कि उसका रिप्लाई आएगा लेकिन एक वक्त के बाद आएगा। इसको कौन सा रिलेशन कहते हैं? सम। इसका मतलब आदमी थोड़ा थोड़ा है किसका? बोम सिंह का। पर बोम सिंह ये भी नहीं कह सकता मेरा है। आगे बात समझ में? हाँ। अब दो बच्चों ने यह देखा अपने क्लास का कुजमादी टाबर कौन है? पंडित जी। पंडित जी ने देखा देखो अपनी क्या इज्जत तो कोई खतरनाक तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे दो आदमी ट्राई कर सकते हैं तो अपना भी क्या जा रहा है? और पंडित जी के लक्षण पहले से जानते हो। पंडित जी ने किसी के सामने प्रपोजल ठीक से नहीं दिया। पंडित जी ने अगले को पूछा ही नहीं। पंडित जी जाते कहते मेरे को आपसे क्या करना। अगले ने कुछ नहीं बोला पंडित जी को। पंडित जी को दो गुद्दी में दी। इसका मतलब पंडित जी के उसके रिश्ते क्या हुए? अलग अलग हुए। बोले इस बार तो मैंने दो गुद्दी में दी, अगली बार जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा पंडित जी आपकी वहां पर मैं कंप्लेन करूंगा और आपको जिंदगी कहां गुजारनी पड़ेगी? वहीं। तो अब बताओ पंडित जी के और उसके रिलेशन बने नहीं? तो दुनिया में रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ हाँ, अच्छा इधर ध्यान दो भाई। यहां पर एक नाम लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वर्ड रीजनिंग के अंदर बहुत सारी जगह लिखा होगा। इसका मतलब आपको जो भी बात लिखी उसको 100% क्या मानोगे? चाहे वो गलत लिखी है, एकदम कोई ढीठ आदमी के बारे में लिख दे, बोले ये एकदम सज्जन पुरुष है, ईमानदार है, फिर भी आपको मानना क्या है? ईमानदार मानना। बिल्कुल बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट के अंदर आपको लिखा है, बोले सभी पी है वो किसके अंदर आएगा? जी के अंदर। तो देखो सारा का सारा ये जो पी दे रखा है, ये सारा का सारा पी भाई किसके अंदर आएगा? जी के अंदर आएगा। अगला पढ़ो। ये कह रहा है सभी जी भी किस में आएगा? बी में। सारा का सारा जी किस में आया? बोलो बी के अंदर। फिर ये कह रहा है कि सभी बी भी किस में आएगा? ओहो हाँ। अब दिक्कत क्या पता है क्या? हिंदी में और इंग्लिश गलत कुछ नहीं होता दुनिया में, बात में फर्क है, ठीक है भाई। दुनिया में सम भी तो क्या है? सही। और ऑल भी क्या है? सही। अपन एक काम करते हैं, इंग्लिश को माने? ओके ठीक है। इंग्लिश तो चलो हिंदी को मान लेते हैं अपन, बना लिया हिंदी के अकॉर्डिंग। भाई दोनों ही बातें सही है, दोनों के आंसर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाँ तो एक काम करो, यहां पर क्या लिख दूं मैं? ऑल। गलत कुछ भी नहीं था, सही बात होगी। अब चलो अगला, इसने बोला है कि सारे के सारे बी किसके अंदर आएगा? सी में। तो ये गोला मैंने किसके ऊपर बना दिया? इसके ऊपर। बात रेडी रेट है। अब आपको यहां से चेक करना कंक्लूजन किसको कहते हैं रे। जैसे मैंने एक दिन अपनी पूरी क्लास बैठी और मैं आपके सामने संडे का रिजल्ट लेके आया और मैं कंक्लूजन निकालना चाह रहा था कि इसमें से कितने बच्चे एसएससी में लगने के लायक है और कितने बच्चे ऐसे जो आने वाले भविष्य में भी उनका भविष्य अंधकार में है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना 200 में से 2 नंबर आए, फिर वो घरों कहते हैं अगली बार नंबर आएंगे। कईयों के 200 में से -2 आए। इसका मतलब तुम समझ रहे हो उनका जो टैलेंट और नॉलेज है वो कैसे है? माइनस में, ठीक है। हाँ तो कंक्लूजन का मतलब होता है उसी मुद्दे के ऊपर विचार करना, क्या सही है या फिर गलत है। जैसे मान लो एक बच्चा है, इसके आज 150 नंबर आ रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन सही है, नौकरी पक्की है, ठीक है। इस बच्चे के माना कि 2 नंबर आए, इसका मतलब आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहां से कंक्लूजन निकालो। यह कह रहा है कि सभी पी के सी होने की कोई संभावना है। संभावना का मतलब जानते हो? पॉसिबिलिटी। जैसे अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाला, यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, इसके बारे में मामला 50-50 है। हो सकता कांग्रेस की सरकार बने और हो सकता बीजेपी की। तो इसने आपसे ये बोला कि सभी पी के सी होने की संभावना, सारा का सारा पी सी होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है रे?
संभव ना, एक बात बताओ, मैंने एक सिक्का ऊपर फेंका, हेड आएगा या टेल आएगा? कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास टेल आ गया और फिर मैं आपको सिक्का बता के फिर मैं कहूँ हेड आएगा या टेल आएगा, वो तो आ चुका है। इसी प्रकार अब इसने आपको पूछा है कि पूरी की पूरी पी के सी होने की संभावना खत्म हो चुकी है, क्योंकि पी ऑलरेडी किस में है? सी में है। तो ये बात सरासर क्या है? गलत है। आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो? जो काम नहीं हुआ तब तक मामला 50-50 होता। जैसे एक बात बताओ, पंजाब के अंदर चुनाव हो गया, सरकार किसकी बनी? आम आदमी पार्टी की। अब मैं आपसे पूछूं बीजेपी की सरकार बनने की क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ भी नहीं है। एक की 0 होगी, एक की 100 होगी। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? गलत। अगला कह रहा कुछ पी के बी होने, बी है क्या? कुछ पी का पार्ट है क्या? कुछ पी बी के अंदर है? कुछ क्या सारा है? तो कुछ तो पहले आता है। जैसे मेरे को इसमें पूछा कि इस क्लास में कुछ लड़के समझदार है, यदि सारे ही समझदार है इसका मतलब कुछ तो बात क्या है? सही है। तो ये बात सही है। अगला कह रहा कि कुछ सी जी है क्या? कुछ सी का पार्ट जी में है। सही है। इतना बड़ा सी है, उनमें से कुछ जी ने टेक ओवर करा, तो इसका मतलब ये भी बात क्या है? सही है। अगला कह रहा है कुछ जी का पार्ट पी में आता है क्या? कुछ जी का पार्ट पी में आता है? आता है भाई, जी इतना बड़ा, उनमें से कुछ पी ने टेक ओवर करा, इसका मतलब ये भी बात क्या है? सही है। तो ये भी क्या हो गया? सही। अब मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए तुम्हारा? हाँ, ये कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है? पहला ऑप्शन है। यह कह रहा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ? पहला। समझ में आ गया सबको? अब मेरे को एक बात बताओ, ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, सबको समझ आया? हाँ। ये एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इस थ्योरी के अंदर यही बोला कि हम आपको 4 वर्ड दे रहे हैं, 4 वर्ड में से एक तो अलग होगा, 3 कैसे होंगे? एक जैसे। आपने आपने नाम सुना एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, और एक दे रखा है कीनोट। आपने सबने एक्सेल कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता ना? हाँ, ये सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये किसकी बात कर रहा है? कीनोट। कीनोट कहता है कोई की पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो किसी आदमी ने भाषण दिया, बुक लिखा, उसकी जो टाइटल होता है या हेडिंग होती है ना, मतलब एक मेन मुद्दा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कीनोट कहते हैं। समझ के बात? तो ये एक अलग हो गया, बाकी 3 कंप्यूटर वाले हैं तो वो एक जैसे हो गए। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जिस टॉपिक का नाम है इक्वलिटी और अनइक्वलिटी, और ये 2022 से पहले एसएससी ने पूछा नहीं था। 2022 के अंदर पहली बार इन्होंने जब सिलेबस चेंज करा तभी ये टॉपिक देना स्टार्ट करा। इधर ध्यान देना सारे बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन या लेस देन? ये लेस देन होता है, ये क्या होता है? ग्रेटर देन। और ये किसका साइन है? बराबर का। वैसे तो जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप इतना ही समझो कि यदि किसी को आपसे बड़ा बताना है, इसका मतलब उसका मुंह बड़ा बड़ा उसकी तरफ कर दो, और छोटा बताना इसका मतलब छोटा कर दो, बराबर रखना मतलब बराबर रख दो। सबको बात समझ में आ गई? ये बहुत आसान है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे आपके क्या होंगे? सही। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा, मैंने कहा जब स्टेटमेंट दे दिया इसका मतलब इस बात को 100% क्या मानोगे? सही मानोगे। बात आई सबको समझ में? ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है? कंक्लूजन। कंक्लूजन किसका निकाला जाता है? स्टेटमेंट का। अब एक बात समझना आप है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि लास्ट के अंदर यह दे रखा है जी और एप, इसका मतलब यह है कि जी से एप या तो क्या होगा? बड़ा, और या क्या होगा? बराबर। इसका मतलब तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो क्या होगा? बड़ा, और ये क्या होगा? बराबर। अब मैं इसको सही क्या समझूं, बड़ा या बराबर? दोनों जगह क्या है? सही। अब ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है या फिर ये दे रखा, मतलब दोनों में से एक बात सही होगी, दोनों की दोनों बातें सही नहीं होगी। आगे मेरी बात समझ में? चलो, अब आपसे ये बोला जा रहा है, ये दे रखा है एच और ये क्या दे रखा है? एफ। ये कह रहा है एच और एफ दोनों क्या है? बराबर। ये बात 100% सही हो तो ही क्या करोगे? सही, और वरना क्या करोगे? गलत। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो दे रखा है एच और ये क्या दे रखा है? एफ। अब बात को समझना, एच और एफ दोनों क्या है? एच और जी क्या है? बराबर बराबर है। ठीक है, लेकिन जी से एफ या तो बड़ा होगा, और या मैं वैल्यू मान लेता हूं ये एक है, तो ये भी कितना है? एक। अब ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। मैं ये 100% कैसे बताऊं कि एच और जी दोनों बराबर, एच और एफ दोनों बराबर बराबर है? सही है या गलत है? मतलब फिक्स कह नहीं सकते, हो सकता सही हो सकता गलत हो, मतलब इसके बारे में अपन कह नहीं सकते। जब मामला कंफ्यूजन में हो तो इस बात को हमेशा क्या माना जाता है? गलत। ये तो है पहला कंक्लूजन, ये कौन सा है? दूसरा। तो पहला तो क्या हुआ? चेक करो।
अगला कह रहा है कि जो जी है ना उससे जे बड़ा है। इधर ध्यान दो, यदि इसकी अपन बात करें तो ये 3 अक्षर दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, रिलेशन। तो मेरे को बताओ ये 1 है तो ये भी कितना है 1, और ये कितना होगा 2। तो श्योर ये बात हुई कि नहीं हुई कि ये जी से बड़ा है। तो सेकंड वाला क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा लगा दूं, ए ऑप्शन आपका सही है। सबको समझ आया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा फिर भी क्या आया आपको समझ आया। सोच के देखो, टॉपिक पढ़ लेते तो फिर बहुत गजब का समझ आता तुमको। हाँ इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन है ना एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो पूछने का तरीका है ना थोड़ा अलग था, तो इसलिए थोड़ा दोबारा समझ में आया था। बाकी मामला तो क्या था आंसर। ये कहना चाहता कि ये जो आपको क्या दे रखा है हैशटैग, और ये क्या दे रखा है प्रतिशत। ये इस थ्योरी में इन्होंने यही लिखा है, ये कहना चाहता कि हैशटैग की जगह पर ऐसा एक ऑप्शन रखो जो इन दोनों के बीच रिलेशन हो, वो सेम टू सेम रिलेशन किन के बीच होना चाहिए, इन दोनों के बीच होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में। तो अब देखो ये तो दे रखा एच से ये वैल्यू बनानी है, इसका मतलब यहां पर ध्यान देना, एक लिखा मैंने डी, एक लिखा मैंने के, और एक जगह क्या लिखा है आर। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इस वैल्यू से ये वैल्यू बनाओगे। बात समझ गए भाई, यहां पर तुम 3 वैल्यू लिखोगे, उस वैल्यू से तुम्हारे ये बनने चाहिए। और आगे वाला ऑप्शन कह रहा है कि पी और सी और एल से आपको वैल्यू बना के सामने लिखनी है। ऐसे आपको ऑप्शन उठा के क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करो तो तुमको कौन सा सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, सी सही है। अच्छा तो देखो वैसे तो आपको चेक करने पड़ेंगे, अब आप कह रहे हो सी को चेक करो, तो एक बार सी को क्या कर ले अपन चेक। वैसे तो सारे ही चेक करने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक मेरे को बात बताओ, सी के अंदर आपको कह रहा है कि इस हैशटैग की जगह पर क्या लिखो ऐप, और ऐप के बाद क्या लिखूं एच, और एच के बाद क्या लिखूं टी। पर ध्यान रखना ये पहले वर्ड दे दिए, यहां वाली वैल्यू माननी है, तो इसके आगे आप क्या लिखोगे एन, और फिर क्या लिखोगे ऐप, और फिर क्या लिखोगे जे। अब एक बात समझना आप है क्या, मैं यदि ऐप से डी बढ़ाऊं तो ऐप कितने पर आता है 6 पर, और ये कितने पर आता है माइनस कितना हुआ एच कितने पर आता है, के कितने पर आता है 11 पर, प्लस कितना हुआ 3, टी कितने पर आता है 20 पर, आर कितने पर आता है 18 पर, माइनस कितना हुआ। ये कह रहा है सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में सेम ही कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। पी कितने पर आता है 16 पर, एन कितने पर आता है माइनस कितना हुआ 2, सी कितने पर आता है ऐप कितने पर आता है प्लस कितना हुआ, एल कितने पर आता है 12 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, माइनस कितना हुआ। क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है, ये किस ऑप्शन जाके बैठा था, सी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। बात आ गई समझ में, चलो आगे। हाँ इस क्वेश्चन को आपको लिखना करना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। आपको मैंने रीजनिंग का सिलेबस बताया था याद है, मैंने कहा रीजनिंग 3 पार्ट में बंटी हुई होती है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल मतलब वो कागज कटिंग फोल्डिंग वाला आया था ना उसको नॉन वर्बल कहते हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग थ्योरी वाला जो अपन ने ए बी वाला क्वेश्चन करा था ना, ए बी के अंदर आता और बी सी के अंदर आता, उसी प्रकार ये एक थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, देखो इसने एक पर्सन के अंदर आपको बोला कि फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, और यहां पर इसने बोला है कि 2 चीजें आपको दे रखा कथन के अंदर। कथन कितने दिए 2, एक तो रहा आपका ये वाला कथन और एक रहा ये वाला कथन। कथन का मतलब 2 चीजें दी, स्टेटमेंट का मतलब जो भी लिखा उसको आपको क्या मानना है सही। लेकिन आगे इसने बोला कि यह कथन स्वतंत्र कारण हो सकता है, या स्वतंत्र कारण या एक उपनिष्ठ कारण प्रभाव हो सकता है, या कथन एक दूसरे का प्रभाव हो सकता है। तो ये मैं बता दूं आपको, कारण का मतलब यह है कि यह कहना चाहता है कि 2 हमने घटित घटना के बारे में आपको बात है बताइए, जिसके अंदर एक कथन और एक उसका कारण हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों मुद्दे क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, या फिर पहली घटना से क्या घटित हुई है दूसरी। जैसे मैंने कहा कि जोधपुर के अंदर आज बहुत जोरदार बारिश हुई, उसकी वजह से रोड क्या हो गई खराब हो गई, इसका मतलब तो बरसात की वजह से क्या हुई खराब हुई। इसका मतलब पहले वाला क्या है कारण और दूसरा उसका क्या है प्रभाव है। जैसे मान लो कोई बच्चा एसएससी में फेल हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अपन ने कहा कि उस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, उसकी वजह से क्या हुआ फेल। कभी कभार दोनों के दोनों मुद्दे क्या होता है अलग, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, तब आपको कहना है कि कारण और प्रभाव अपने दोनों के दोनों स्वतंत्र है, जिनका कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। आप पढ़ो पहले, फिर आपको बताना है कि पहला कारण है या उसका संभावित प्रभाव है, या कह रहा है कि पहला और दोनों स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र का मतलब समझ गए, इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं। अब पढ़ो पहला क्या कह रहा है, इसने बोला इस वर्ष कॉलेज एक्स, एक्स का मतलब कोई भी कॉलेज ने
प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ के अंक 60 से घटाकर कितने कर दिए? 50। जो कॉलेज की जो कट ऑफ लिस्ट है ना, वो 60 नंबरों से घटा के कितने कर दिए? ये तो है पहली खबर। दूसरी खबर पढ़ो। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज में छात्र संघ कॉलेज एक्स कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, पहली बात और दूसरी बात अलग अलग है या पहली की वजह से? अब आपको यहां पर यह कह देते हैं ना कि 60 से घटाकर 50 करें, उसकी वजह से एडमिशन ज्यादा हुए, तो इसका मतलब यह कारण था और उसका प्रभाव एडमिशन ज्यादा हुए। लेकिन एक बात बताओ, यहां बात चल रही कट ऑफ की, यहां बात चल रही है खाने की, कैंटीन की, क्या दोनों में कोई लिंक है? नहीं है। तो इसको अपन क्या कहेंगे पता है क्या? इसको अपन कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? स्वतंत्र अपने आप में ही कारण है। पहला भी एक कारण है और दूसरा भी एक कारण है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसने पहले ऑप्शन में क्या बोला? पहला कारण है। पहला कोई कारण होता है, उसका संभावित प्रभाव दूसरा होता है। संभावित का मतलब माना कि ऐसा हो सकता, तो अपन ये करते हैं। और इसके अंदर बोला कि पहला और दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। अगला ये कह रहा है कि सेकंड कारण है, पहला उसका संभावित प्रभाव है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, बी में और सी में? पहला ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, और दूसरा ये कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। कौन सा सही लग रहा है? देखो ये ऑप्शन तो आपका क्या था? गलत। और ये ऑप्शन भी क्या है? गलत, क्योंकि एक कारण और दूसरा प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, 2 ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि कंफ्यूज तो करेंगे तभी तो आप क्या करोगे? गलत। इसके कहने का मतलब है कि दोनों स्वतंत्र कारण, दोनों अलग अलग कारण है। ठीक है, या फिर यह कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र कारण का खुद ही प्रभाव है। भाई ये बताओ, भाई दोनों के दोनों खाली कारण है। जैसे देखो इसने बोला है कि 60 से घटाकर क्या कर दिया? 50। अगला कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में कॉलेज में छात्र संघ कॉलेज एक्स कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रभाव स्वास्थ्य के मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत हुई। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों के दोनों स्वतंत्र कारण के खुद ही प्रभाव है, या दोनों के दोनों स्वतंत्र कारण है? खाली कारण है कि उसके प्रभाव भी है? प्रभाव भी तो है ना। भाई एक बात बताओ, 60 से घटाकर क्या कर दी? 50। ये खुद का ही कारण है और खुद का ही क्या है? प्रभाव है। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है या सी? सी सही है, बी क्या है? गलत। इतना ही ध्यान रखना आपको। आगे बात समझ में? चलो। ये दिख रही मेहंदी कैसी लग रही है? जोरदार लग रही है। मेहंदी कहना क्या चाहती है कि 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार से एक जैसी है। ऑप्शन देखना, ये मेहंदियां नहीं देखनी है। ठीक है, क्या देखोगे? ऑप्शन कह रहा है कि 5 में से 4 तो एक जैसी है और एक क्या है? अलग। बताओ अलग वाली क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डायग्राम ऐसे ही बने हुए हैं। देखो ये सारी डिजाइन एक जैसी है और बाहर वाली भी कैसी है? एक जैसी है। ये डिजाइन बीच वाली एक जैसी है और ये बाहर वाली दोनों कैसी है? एक जैसी है। ये डिजाइन बीच वाली ऐसी है, बाहर वाली दोनों डिजाइन कैसी है? एक जैसी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इधर ये जो डिजाइन जा रही है अंदर की साइड और इधर कहां जा रही है? बाहर की साइड। यही क्या हुआ? आंसर यही है। कैसे हुआ? क्योंकि बाकी सारी देखो अंदर की और बाहर वाली जो डिजाइन है ना, इधर की और इधर की दोनों क्या है? सेम। और यहां पर भी क्या है? सेम। और यहां पर भी क्या है? सेम। लेकिन यहां क्या है? अलग है। हाँ, आपने कांच के अंदर कभी खुद की फोटो देखी ना? इस नाम को आपको किसके सामने रखना है? कांच के सामने। कांच कहां रखोगे? कांच रखोगे पी और क्यू की जगह। जैसे मान लो कांच कहां रखा? यहां। फिर इस नाम को आपको किसके अंदर देखना है? कांच के अंदर। आपने कभी कांच के अंदर फोटो देखी होगी, उसका लेफ्ट और राइट का पार्ट क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है। आप जो ही ये कांच के अंदर देखोगे तो पहले कौन दिखेगा? आर दिखेगा। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग आर दिखेगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, आर उल्टा तो नहीं होगा, साइड चेंज होगी। ये भी क्या हुआ? गलत। और ये भी क्या हुआ? सही। क्या हुआ? ऐसे काटने आपको इतना ही चेक करना सही क्या है। देखो पहले क्या आएगा? आर। आर की साइड चेंज होगी। आर का ये वाला मुंह किधर आ जाएगा? इधर। के का मुंह उधर है तो कहां हो जाएगा? इधर। ए का मुंह इधर है तो कहां चला जाएगा? उधर। आर का मुंह उधर है तो कहां चला जाएगा? इधर। 7 का मुंह इधर है तो कहां चला जाएगा? उधर। ये टी है, इसके कोई फर्क है नहीं पड़ता। ए का मुंह कहां है? इधर, तो कहां हो जाएगा? उधर। 5 का मुंह उधर है तो कहां हो जाएगा? इधर। एस का मुंह इधर है तो कहां जाएगा? इधर। इस एम के कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये जो नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन आता है ना, इसमें आप ये मत चेक करना कि सही कौन सा है, ये चेक कर लो गलत कौन सा, तो बचेगा क्या लास्ट में? सही बच जाएगा। हाँ, ये फिर से एक टॉपिक है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, ये मेंस के अंदर आए, पहले एसएससी के अंदर देखने को नहीं मिले, और डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग पड़ी हुई होनी चाहिए, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको बोला कि नीचे एक पर्सन और उसके बाद 2 क्रमांक दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन में दिए गए डाटा पर्सन का उत्तर देने के लिए सही है, पर्याप्त है या फिर नहीं है, या दोनों कथनों का अध्ययन कीजिए और उपरोक्त का क्या देना है, उत्तर देना है। तो इसने तुमको एक बात बोली है कि हमने तुमको क्या दे रखा है, 2 कथन दे रखे हैं। क्या बोला है, 2 कथन। 2 कथन कौन से पता है क्या आपको, एक तो ये वाला कथन और एक ये वाला कथन। अब आपको पूछा क्या है पता है क्या, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, बोले 2 समांतर रेखाओं के अंदर आदमियों को बैठाना है, तीनों को इधर और तीनों को इधर, और उसके बाद आपको पूछा कि जी के समक्ष कौन बैठा है, जी के सामने कौन बैठा है। जी के सामने कौन बैठा है, इस बात को बताने के लिए क्या पहला पॉइंट ठीक है या फिर दूसरा पॉइंट, इसको पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दिख रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा अभी भी, हाँ। तो अपन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, जगह। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है कि तुमको कथन दे रखा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुमको क्या करना है, सॉल्व। पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला है बोला है कि 6 व्यक्ति है, 2 समांतर पंक्तियों में बैठेंगे। 2 समांतर का मतलब देखो 2 लाइनों में बैठेंगे, ऐसे और ऐसे। आगे मेरी बात समझ में, 3 लोग कहां बैठेंगे, इधर, और 3 लोग कहां बैठेंगे, इधर बैठेंगे। ठीक बात है। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला पहले वाली जो पंक्ति है ना, मतलब पहले वाली लाइन, उस लाइन के अंदर एक तो बैठेगा जे, एक बैठेगा के और एक बैठेगा एल। इनका मुंह कहां है, उत्तर नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ये हुआ जे के और एल कहां बैठेंगे, नीचे की साइड बैठेंगे, ताकि मुंह कहां रह जाएगा, ऊपर। और जब मुंह ऊपर रहता है या फिर नॉर्थ में मुंह करते हैं तो इस वाली साइड को क्या कहते हैं, राइट, और इस वाली साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट। ठीक है, अगला पढ़ो क्या बोला है। अगला बोला है सेकंड वाली लाइन के अंदर कौन बैठेंगे, एफ जी एच, साउथ की तरफ मुंह करेंगे। कौन कौन बैठा बोलो, एफ है, जी है, एच है। इनका मुंह कहां है, साउथ। साउथ के मुंह का मतलब समझते हो आप, इसका उल्टा मतलब राइट कहां रहेगा, इधर, और लेफ्ट कहां पर रहेगा, इधर। ठीक बात है, चलो अब देखो इसने क्या बोला आगे तुमको, ये तो है मुद्दा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा बैठा हो, एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुंह दूसरे पंक्ति के सामने, मतलब आमने सामने होना चाहिए। अब तुमको पूछा है कि जी का समक्ष कौन बैठा, जी के समक्ष का मतलब जी के फेस किसके सामने है। ये लाइन क्लियर करने के लिए मतलब पहले वाले पॉइंट की जरूरत है या फिर दूसरे वाले पॉइंट की जरूरत है, या दोनों की जरूरत नहीं है, या दोनों की जरूरत है। ये पढ़ो, इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये कह रहा है कि एच का मुंह के की तरफ है। क्या बोला है, एच का मुंह के की तरफ। अब मेरे को बताओ एच कहां बैठेगा, ऊपर या नीचे। मान लीजिए मैंने एक बार के लिए एच को कहां बैठाया, या इसने बोला कि एच का मुंह किसकी तरफ है, के की तरफ। ठीक बात है, ये तो श्योर है एच कहां बैठेगा, ऊपर, और के कहां बैठेगा, नीचे। आगे देखो, एच का मुंह के की तरफ है और एल का मुंह एच के निकटतम पड़ोसी की तरफ है। एल का जो मुंह है ना, एच के निकटतम पड़ोसी होगा ना, उसके सामने किसका मुंह है। यह बात भी सही है, चलो यह तो पॉइंट हो गया पूरा पहला। अब कौन सा पढ़ना है, दूसरा। सेकंड कह रहा है कि जी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा। पहली बात तो बताओ जी कौन सी लाइन बैठेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो अंतिम छोर का मतलब यहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो जगह खाली नहीं है। आगे देखो, है क्या हुआ है, हाँ। तो इसने ये बोला है, पहली बात तो आपको 3 आदमियों को ऊपर बैठाना, 3 को कहां बैठाना है, नीचे। नीचे वालों का मुंह कहां रहेगा, ऊपर, और ऊपर वालों का कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक बात है, तो मैंने यही करा। इसने बोला कि एच के सामने कौन बैठेगा, के, और एल जहां बैठेगा एच के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठेगा। सही है, आपको पता है एल तो यहां बैठेगा। अब देखो, इसने बोला जी एक अंतिम किनारे पर बैठेगा, एक किनारा बुक था तो बैठेगा कहां पर, यहां पर। आगे देखो इसने क्या बोला है, ये दूसरे पॉइंट में, कि जी किसी एक पंक्ति पर बैठेगा और जो जे है ना वो एल के ठीक लेफ्ट में बैठेगा। एल के ठीक लेफ्ट में कौन बैठेगा, जे। तो मेरे को एक बात बताओ, इस लाइन में कितने लोग थे, के बैठ गया, एल बैठ गया, बैठाना किसको है, जे को। जे कहां बैठेगा, एल के ठीक लेफ्ट में। इसका ठीक लेफ्ट ये है कि नहीं है, तो यहां पर किसको बैठा दोगे। अब मेरे को बताओ, 3 इधर वाला बैठा दिया, ऊपर कितने बैठा दिया, बचा कौन है, एफ। अपना आप ही कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता तुमको कि इसका जवाब देने के लिए, किसका जवाब, जी के सामने कौन बैठा, जी के सामने कौन बैठा, इसका जवाब देने के लिए तुमको कौन से स्टेटमेंट की जरूरत थी, पहले की या दूसरे की या दोनों की, दोनों की।
जब तक दोनों लाइन आपके पास नहीं होगी तब तक आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाओगे। तो मेरे को बताओ ऑप्शन पहला क्या दे रखा, देखो पहले ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, आपको ये बोला है या तो कथन पहला और दिया गया डाटा अकेला और कथन सेकंड में दिए गए डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह कहना चाहता है कि या तो पहला या दूसरा, दोनों से अलग अलग आंसर निकाला जा सकता है, नहीं तो ऑप्शन क्या हुआ, गलत। अगला कह रहा है पहला और दूसरा दोनों दिए गए डाटा प्रश्न निकालने के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह बात सही है। तो एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डिसीजन मेकिंग, उसका जवाब देने के लिए तुमको रीजनिंग के किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर आपको जवाब देने के लिए आपको बताना कि पहली बात सही है या दूसरी बात सही है या दोनों बात सही है। मतलब आना क्या चाहिए इसके अंदर, सीटिंग अरेंजमेंट। चले आगे। हाँ, अगला एक क्वेश्चन है रैंकिंग ऑर्डर का। रैंकिंग पढ़ रखा तुमने, चलिए। यह कह रहा है एक कक्षा के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 32 विद्यार्थी है और पंक्ति में उत्तर की तरफ क्या करना है इनका मुंह। इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ये एक लाइन ली, सबका मुंह कहाँ है, ऊपर। ये हाथ कौन सा आपका, राइट, और ये हाथ कौन सा है, लेफ्ट। इसमें टोटल जो सीटें हैं वो कितने मेहमानों की है, 32 लोगों की। जैसे आपकी क्लास में सीटें लगी हुई है ना, ऐसी कैसी यहाँ सीटें कितनी है, 32, ठीक है। अब इसने बोला कि आकाश राइट साइड से 12वें स्थान पर। आकाश राइट साइड से, ये वाली राइट है, इधर से कौन बैठेगा, आकाश का मतलब ए लिख दो। आकाश की रैंक कौन सी है, 12वीं। अब कह रहा है कि प्रिया लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर। प्रिया को इधर से बैठा हूं तो कौन से नंबर पर। मेरे को एक बात बताओ, इनको दोनों को ओवरलैप करूं या दूर रहना दूं, दूर रहना दूं। क्यों, क्योंकि आपके पास में टोटल जगह कितने की है, 32 की। 18 और 12 कितने होते हैं, 30। इसका मतलब 30 आदमी बैठे हैं, जबकि सीटें कितने की है, 32 की। इसका मतलब फिर भी सीटें खाली कितनी पड़ी है, तो इसका मतलब ओवरलैप आप नहीं करोगे। बाई चांस ऐसा होता सीटें 30 की और 32 को बैठाना, तो 2 आदमियों को ओवरलैप करना पड़ता। कितना आसान क्वेश्चन दिया मेंस के अंदर। अब इसने पूछा कि बताइए आकाश और प्रिया के बीच में कितने बैठे हैं, 2। तो सारे बच्चे करके आते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है मेंस का पेपर आपके लायक ही है कि मामला ऊपर नीचे, लायक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे 100 की इंस्पेक्टर एक साथ बनो, सही है। बड़े राजी हुए हैं, पढ़ना पड़ेगा। हाँ अब ध्यान दो इधर। अभी जैसे मेंस के अंदर जो रीजनिंग आने लगी, मैंने एक पोर्शन बताया रीजनिंग का जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, थ्योरी वाली, वहां से क्वेश्चन आ रहे। देखो ये फिर से वहां से आया। यहां पर एक नाम लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या समझा जाता है, जो बात लिखी उसको क्या मानना है, सही। यहां पर लिखा कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई। यह कहना चाहता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या करनी है, कार्रवाई। जैसे जोधपुर के अंदर थोड़े दिन पहले बहुत बरसात हुई, उसकी वजह से रोडें क्या हो गई, टूट गई। किसके ऊपर कार्रवाई करें, सरकार। रोड के ऊपर क्या करोगे, सरकार को आप कहोगे, चेतावनी दोगे कि आपका काम है रोडों को आप क्या करें, ठीक करें। जैसे मान लो जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा मच्छर हुए, उसकी वजह से लोगों को डेंगू हो रहा है, डेंगू की वजह से लोगों को डेथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, सरकार को छिड़काव करना चाहिए, मच्छरों को क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हुआ हम आपको एसएससी को पढ़ा रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पूछा ही नहीं जा रहा है, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी, आप कहोगे कृपया करके गुरुजी वो चीजें पढ़ाए जो एसएससी में आए। हम मस्त मस्त चीजें पढ़ा रहे हैं, वो पेपर में आप कहीं देखो तो मिलती ही नहीं है। तो दुख भरी घटना है ना। हाँ यही तो आपको ये बोला है स्टेटमेंट में, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। जोधपुर के हॉस्पिटलों के अंदर जा जाके चेक करें, सारे के सारे मरीज कौन से, मलेरिया वाला। अब आपको कार्रवाई करनी है। यह कह रहा है कि शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर के व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। अब आपको यह बताना है कि यह कार्रवाई इसके ऊपर ही हो रही, अलग हो रही है। अब यहां पर एक ऐसी बात लिख देते कि जितने भी सरकार के आदमी हैं उनको सबको कायलाना में कूद के मर जाना चाहिए। इसका मतलब ये कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई। या फिर ऐसा लिख देते कि नगर निगम अधिकारियों को सबको है ना तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। वो भी कार्रवाई क्या है, आपको इतना ही बताना है कि ये जो आपने कार्रवाई करी क्या वो इसके ऊपर हुई या किसी और के ऊपर हुई। जैसे मान लो एसएससी ने एक क्वेश्चन दे दिया गलत, आपने मोदी जी को मेल करा, बोले मोदी जी आपके अंडर में एसएससी आती है, आपके एसएससी का क्वेश्चन क्या आ गया, गलत। इसका मतलब वो तरीका सही है या गलत है, ये कह रही सही है, गलत है। हाँ गलत है। आपको मेल किसको करना चाहिए, एसएससी को करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपके मोहल्ले के अंदर है ना मतलब पानी की छोटी मोटी कोई दिक्कत आ गई तो आपको नगर निगम को
करनी चाहिए कंप्लेन। आपने मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिख दिया, बोल साहब हमारे घर के आगे थोड़ी रोड टूटी हुई है, कृपया करके यहाँ थोड़ा मामला ठीक करे, तो ये कार्रवाई तुम्हारी क्या है? गलत। अब देखो ये कह रहा है कि शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोगों से पीड़ित होने का क्या करा है, पता चला। अब आपने कार्रवाई ये करी कि शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर के व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। धूमन मतलब धुआं करा जाए जिससे मच्छर मरे, और मच्छर मरने की वजह से मलेरिया के लोग क्या हो, कम पीड़ित हो। ये कार्रवाई सही है, ये गलत है? सही है। तो अब ऑप्शन देखो इसके क्या देर का है, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है। अरे ये ऑप्शन ठीक से सेट नहीं हुए। आप तो ये मान लो कि ये कार्रवाई क्या है, सही। अब अपन को समझ नहीं आ रहा, तुमको आंसर समझ में आ गया ना? ये ऑप्शन थोड़ा इस हिसाब से सेट है। वाह, ये ऑप्शन तो तुमको समझ नहीं आया ना? आ गया ना? हाँ मेरे को तो आया ही नहीं, तुमको आ गया। चलो खैर। हाँ ये क्वेश्चन किसका है? सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा सीरीज का क्वेश्चन, एक बात बताओ, यहां पर क्या दे रखा है 58, यहां पर क्या दे रखा है 179, और यहां पर ये और 492, और फिर क्या दे रखा है 688। क्या लॉजिक लग रहा है? स्क्वायर, किसका स्क्वायर करें? किसका? ये 11 का है, इनका डिफरेंस है। अच्छा इनका डिफरेंस निकाला, कितने का बता रहे थे? 121। अच्छा इनका डिफरेंस 196। इसका मतलब यह है कि ये किसका स्क्वायर है? 14 का। ये किसका है? 11 का। इसका मतलब यहां का जो डिफरेंस होगा वो किसका आएगा? 12 का। यहां का किसका आएगा? 13 का। समझ गए? मतलब स्क्वायर का क्या है? डिफरेंस। मेरे को बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जोड़ो ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ने के एक आंसर आएगा 323। और यहां पर जब आप 323 रखोगे तो फिर जो डिफरेंस है वो किसका आना चाहिए? 13 का स्क्वायर, मतलब 169। सही बैठ गया। आसान क्वेश्चन था ना? मैंने एक दिन आपको कहा जीत बच्चों का भी, मैंने एक बैच को सीरीज पढ़ाई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है? तो जिन बच्चों ने सीरीज पढ़ी हो तो ये एक आसान लॉजिक है कि नहीं है? हमेशा सीरीज में यही आता, आसान ही लॉजिक आता है, मुश्किल नहीं आता। कभी अपन से बैठ जाते, कभी नहीं बैठ जाते। तो आंसर कितना हो गया? 123। चलिए ये क्वेश्चन किसका आया फिर? ब्लड रिलेशन का। फिर से आपको क्या कर लिया? क्वेश्चन पूछ लिया। अभी अभी अपन एक क्वेश्चन करा था, पता आपको? मतलब एक वैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब तो सबका आंसर आना चाहिए। मैंने आपको कहा ये जब तक पेपर पूरा नहीं होगा तब तक आपको जाना नहीं है, और नहीं आपको चूंचाड़ करना है। समझ आ गई बात? मतलब मैं आपको 20 से 25 मिनट और पढ़ूंगा। बात आ गई समझ में? हाँ वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आगे मेरी बात समझ में? ये यहां तक दे रखा है, यहां तक। और अब आपको रिलेशन किसके बीच बताना है? एन और एफ के बीच में बताना। सबसे पहले मेरे को बताओ आप इन दोनों के बीच। इन दोनों का मतलब ये पहला पर्सन है और ये कौन सा है? दूसरा पर्सन। और साइन किसका है? @ का। पढ़ो @ का मतलब क्या होता है? ए @ बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो किसकी पुत्री है? बी की। मतलब है बाद वाला। बाद वाला कौन है? एन की पुत्री का नाम क्या है? डी। और ये पुत्री है तो साइन किसका रखा है? माइनस का। ये काम हो गया। अगला साइन भी किसका है भाई? @ का मतलब क्या होता है? पुत्री। किसकी पुत्री? बी की पुत्री। मतलब एच की पुत्री का नाम क्या है? एन। तो ये रहा एच, और ये एच की क्या है? पुत्री। बिल्कुल ठीक बात है क्या? चलिए हेलो, एक आवाज बंद करो, आवाज नहीं करोगे कोई भी। हाँ अगला साइन किसका दे रखा है? एंड का। और एंड का मतलब समझो कहाँ, यही है ना? ये दे रखा ए एंड बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो बी का क्या है? पति। बी का मतलब है बाद वाला का। बाद वाला मतलब वाई। वाई के पति का क्या नाम है? एच। ये पति है तो ये इसकी क्या है? पत्नी है। अगला साइन किसका है? @ का मतलब ऊपर ऊपर दे रखा। बी की पुत्री मतलब किसकी पुत्री? एफ की पुत्री का नाम क्या है? वाई। तो ये लिखा एफ और ये इसकी क्या है? पुत्री है। अगला साइन किसका है? परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब होता है A% बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। किसकी? बी की मतलब बाद वाले की। बाद वाला कौन है? वी। वी है ना? वी की पत्नी का क्या नाम है? एफ। तो ये पत्नी है तो ये इसका पतना होगा। इसका तो पतन हो गया ना? हाँ अब मैं आपको एक बात बताऊं आपके नॉलेज के लिए, ये पूरी ग्राफ बैठ गई। अब आपको रिलेशन बताना है एन एफ से किस प्रकार संबंधित है। एक तो गोला किसके ऊपर करूं? एन। ए किसके ऊपर करूं? रिश्ता किसका बताना है? एन का।
तो इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ये जो बेटी है मेल है फीमेल है? फीमेल है। अपन और ये अपने पापा और ये पापा की पत्नी अपनी अपनी माँ का नानी, और नानी के लिए टाबर क्या लगेगा? ये दे रखा है पुत्री की पुत्री, या यहां से उल्टा है अपन और अपनी लड़की और लड़की का हस्बैंड और हस्बैंड की पुत्री, तो बेटी की बेटी। समझ में आई सबको? हाँ हो रहा क्वेश्चन दाग नहीं था, तो तुमको पता चल गया सबको इस बार क्या पढ़ना है? इंस्पेक्टर एमटीएस से मत लगना, ठीक है? ये चटनी लाना समोसे लाना आप थोड़ा ठीक नहीं लगोगे। मेरे को लगता है आप सारे के सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इसका मतलब इंस्पेक्टर कोई ढंग की पोस्ट पे लगो, ठीक है? चलिए, हाँ अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद है? किसका? डिसीजन मेकिंग का कराया था। वैसा का वैसा एक डिसीजन मेकिंग का फिर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है आपके पास में कितने पीपल है? 6 पीपल है। के है, एम है, एन है, पी है, क्यू है और आर है। सीटिंग अराउंड आपको इस बार कैसे बैठाना है? सर्कल के अंदर। आगे बात समझ में? अब आपको ये बोला देखो यहां से पढ़ लो, हिंदी में आसानी समझ आ जाए, इंग्लिश दुख पाते हो बिना फालतू। ये कह रहा है के एम एन पी क्यू आर एक गोल मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और इसका जवाब देने के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए कि के ठीक राइट में कौन बैठा है? इसका जवाब देने के लिए पहले वाली बात ठीक है या दूसरे वाली बात ठीक है या दोनों बात ठीक है? समझ गए? हाँ, तो इस बार आप समझ गए ना कुल मिला के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करने? हाँ, तो 2-3 बार मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप क्या करोगे? समझ ही जाओगे। और फिर भी कोई नहीं समझे तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा। ये एक सर्कल है, कितने लोग बैठा ना सर्कल में? 6 लोग। तो देखो 2 2 4 2 6, इनके मुंडे किधर करने? अंदर की साइड। आप कभी घोड़े के बाहर की साइड मुंह कर रहे हो ना, इसका मतलब आपका राइट और इस क्वेश्चन का राइट सेम रहेगा। अंदर की साइड मतलब आपका ऑपोजिट रहेगा, ठीक है? मेरे को बताना ये मेरा हाथ और आप सबका हाथ कौन सा है, राइट या लेफ्ट? राइट। तो क्या लिखूं मैं? लेफ्ट। उल्टा लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखूं बोलो? राइट लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, आराम से बैठा दो। कितने पॉइंट है यहां पर आपके पास में? ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। पढ़ो पहला कह रहा है जो के है ना वो एम के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठा। कहां? इधर ध्यान दो, ये बैठ गया एम और इसके लेफ्ट, ये लेफ्ट यही है ना, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक बात है? अगली लाइन पढ़ो। ये कह रहा के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और, अब मेरे को एक बात बताओ, जब के यहां बैठा है तो मेरे को आप एक बात बताना, क्या एन को यहां बैठाया जा सकता है या फिर एन को यहां बैठाया जा सकता है? दोनों जगह मान लूं मैं। अब पर इसने आगे एक बात बोली कि जो आर है ना वो एन के ठीक लेफ्ट में होना चाहिए। आर कहां होना चाहिए? एन के ठीक है। एन का ठीक लेफ्ट ये है या ये है? नीचे वाला है। क्या बोला देखो, इसने बोला है कि जो आर है ना वो एन के ठीक है लेफ्ट में। एन के ठीक लेफ्ट में, तो एन के ठीक लेफ्ट में इधर जगह है तो कहां है? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? काट दूं यहां से। चलो अब कौन सा पॉइंट सॉल्व करें? सेकंड ये कह रहा है कि जो के है ना वो क्यू के राइट साइड में दूसरे स्थान पर होना चाहिए। ये क्यू के कहां होना चाहिए? राइट साइड में। तो यहां पर किसको बैठा दूं? तो पहला और दूसरा सही है। चलो आगे देखो, तो इसने क्या बोला? के और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए। के और एम के बीच कितने व्यक्ति होना चाहिए? 2 व्यक्ति होना चाहिए। और पी आर के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहां बैठा है? आर के लेफ्ट में। आर का लेफ्ट किधर है? इधर। लेफ्ट बोला है। तो इसने आपको यही बोला है कि जो पी है ना वो आर के लेफ्ट में, ये आर और इसके लेफ्ट में किसको बैठा दूं? पी को। बैठ गया, सारे बैठ गए। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको किस पॉइंट की जरूरत पड़ी? पहले की या दूसरे की? पहले की? दूसरे की। दोनों की पड़ी। लेकिन आपको यह बात पूछी है के ठीक राइट में कौन है? मेरे को यह बताओ, के ठीक राइट में कौन है? आर। ये पॉइंट साबित करने के लिए तुमको किस पॉइंट की जरूरत रही थी? पहले की या दूसरे की? दूसरे की तो रही नहीं भाई। ये तो आर कब बैठ गया था? पहले पॉइंट से बैठ गया था। दूसरे पॉइंट तो बैठाने से कोई फर्क है नहीं पड़ा। तो बताओ इसका जवाब क्या दें? पढ़ो, ऑप्शन कौन सा है?
हाँ, यह कह रहा है कथन डाटा सेकंड अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन डाटा पर्याप्त नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन के अंदर क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहा है कथन फर्स्ट का डाटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? सही है, दूसरे की कोई जरूरत नहीं थी। बात आ गई समझ में? चलो आगे। हाँ, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना कोडिंग डिकोडिंग का। ये कह रहा है इसके बराबर में कोड क्या दे रखा है? 80। इसके बराबर में कोड क्या दे रखा है? 59। और अब आपको किसके बराबर समझाना है? मार्केट के बराबर। तो देखो P A I N और T, इसका कोड क्या दे रखा है? 80। और आगे दे रखा D R O P का कोड क्या दे रखा है? 59। और आगे आपको दे रखा है M A R K E T का कोड। तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये आपको 80 लेके आना है। बड़ा नंबर तब आएगा या तो इसकी सीधी टोटल करे या इसके उल्टे नंबरों की क्या करे? टोटल। सीधे नंबरों की टोटल हो रही है क्या? ये नहीं हो रही है, उल्टे करे। तो मेरे को बताओ P का उल्टा क्या होता है? K। A का उल्टा क्या होता है? I का उल्टा क्या होता है? N का उल्टा क्या होता है? T का उल्टा क्या होता है? G। K कितने पर आता है? 11 पर। Z कितने पर आता है? 26 पर। R 18 पर। M 13 पर। G 7 पर। इसकी टोटल कितनी आ रही है? 75। अब मेरे को बताओ 75 से 80 मतलब ये लेटर कितना है? 5 लेटर जोड़ दूं तो नंबर कितना हो जाएगा? 80। इसी प्रकार D का उल्टा W, और W कितने पर आता है? 23। R का उल्टा I, और I कितने पर आता है? 9। O का उल्टा L, और L कितने पर आता है? 12 पर। P का उल्टा K कितने पर आता है? 11 पर। ये सारे नंबर जोड़ो तो 23 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11 55। 55 आ रही टोटल। नंबर कितने हैं? 4 जोड़ दें तो आंसर कितना आया? 59। मतलब उल्टा करके नंबर जोड़ो और जितने लेटर हैं उनको क्या करो? प्लस करो। M का उल्टा क्या होता है भाई? N। A का उल्टा क्या होता है? R का उल्टा क्या होता है? K का उल्टा P। E का उल्टा T का उल्टा G। तो जोड़ना स्टार्ट करना मेरे साथ साथ। नंबर N कितने पर आता है? 14 पर। Z कितने पर आता है? 26 पर। I कितने पर आता है? 9 पर। P कितने पर आया? 16 पर। V कितने पर आया? 22 पर। और G कितने पर आया? सबकी टोटल करो। 94 प्लस लेटर 6 100। तो आसान लॉजिक है, ये कोई मुश्किल लॉजिक नहीं कि उल्टा करो, नंबर लिखो और लेटर जोड़ो। आगे बात समझ में? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। हाँ जी, अब मैंने क्या कहा आपको, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। नाम से पता चल गया। स्टेटमेंट का मतलब क्या समझोगे? जो भी बात है उसको 100% है। यहां पर क्या लिखा है? अनुमान। किसी चीज के बारे में आपको क्या लगाना है? अनुमान। अनुमान का मतलब है ना, मामला 50-50 होता, 100% तो हो ही नहीं सकता। और अनुमान कब लगता? पहले घटित घटना घटने से या बाद में? पहले या बाद में? जैसे मान लो एक बात बताओ, बहुत ज्यादा, जैसे मान लो आपने बहुत ज्यादा तैयारी करी, इसका मतलब आपका अनुमान यही कहता है कि इस बार आप क्या करोगे? नौकरी लग जाओगे। आपकी कोई खास तैयारी नहीं है और फिर भी आप जबरदस्ती एग्जाम देने जा रहे हो, तो अनुमान क्या है? फेल हो। तो अनुमान घटित घटना घटने से पहले लगाया जाता, बाद में आप फेल हो गए। अब क्या अनुमान लगाओगे? लगाओगे? नहीं लगा सकते। तो देखो, ये कह रहा है राष्ट्रीय दूरगामी मार्ग, मतलब हाईवे की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये कह रहा है कि सबसे चौड़े दूरगामी मार्ग, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग खाली और चौड़ी सड़कें देखते हैं तो तेज गति से वाहन चलाते हैं और इसे दुर्घटना घटती है। आपको पता है ये जो भारतमाला रोड बनी है, इसके ऊपर लोग गाड़ी ज्यों चढ़ाते फिर यही समझते हैं कि रोड तो अपनी है, फिर 150 200 जितनी रेस दब जाती है ना, उतनी क्या करते हैं? दबाते हैं। फिर गाड़ी ना देती है, अपना ना नहीं देते हैं। उसके बाद तुमको क्या लगता है? घटित घटना नहीं घटती है? घटेगी भाई। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सामने आएगा और 150 की स्पीड से आप तो नहीं रहोगे और न गाड़ी रहेगी। बात सही है? तो यही कह रहा है। और आपको भी होता है, आप जब बाइक चलाते हो, खाली रोड होती है, जैसे आपकी रोड होती है, कोई नहीं आमने सामने, फिर आप 10 की स्पीड से चलाओगे? फिर आप इतनी खांचोगे जब तक वो चूंचाड़ नहीं करने लग जाए। ठीक है, सही बात है। तो वैसे एक बात बताऊं, अपन पढ़ाई का मतलब इतना दौरा समझते हैं, दुनिया के अंदर जो घटित घटना होती है वही कहां होती है? यहां होती है। तो इसने ऐसा बोला। अब आप अनुमान लगाओ, इधर ध्यान दो। अनुमान लगा लोगे? हाँ। मेरे को एक बात बताओ, जब आपने रेस फुल लगा दी, आपके मन में नहीं आया कोई सामने आएगा तो मरेंगे? आया तो होगा?
नहीं आता है क्या? आप 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, आपके मन में ऐसा नहीं आ रहा कोई सामने आ गया, इसका मतलब न अपन बचेगा न सामने वाला बचेगा न गाड़ी बचेगा। अनुमान तो यही है ना? हाँ है पीछे, अच्छा आगे वाले के नहीं आते हैं, मन में सबके आते हैं। कभी आप है ना गाड़ी को है ना, जैसे मान लो आप अच्छे पैसे कमाने लग जाओ और कोई BMW मर्सिडीज ले, और आप जब महंगी गाड़ी लेओगे फिर 20 की स्पीड से तो नहीं चलोगे, स्पीड तो अच्छी होगी आपकी है। हाँ चलो इधर ध्यान दो, ये कह रहा है सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती। क्या सारी घटना तेज गति से होती? कई बार अपन धीरे धीरे 10 की स्पीड से चला रहे, ट्रक वाला दारू पी गया, अपन में टेक दी, आप बोलो अपनी गलती है क्या? तो ये बात सरासर क्या थी? गलत थी। बात आगे समझ, इसका मतलब आप समझदार दोगे धीरे धीरे। अगला कह रहा है कि तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ये अनुमान सही है कि नहीं है भाई? आपका कहीं ना कहीं कालजा कांप तो रहा था उस टाइम जब 150 पे चल रहे थे कि भाई सांस है ना गाय आ गई तो अब मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये अनुमान क्या है? आप समझ गए तुमको अनुमान कैसे लगाना? आज के बाद लगा दोगे? ठीक है। अब मेरे को बताओ सही कौन सा है? सी ऑप्शन कह रहा है सेकंड वाला अनुमान सही है, बाकी सारे अनुमान क्या है? गलत है। ठीक है। तुम क्या आत्मा दुख पा रही है? क्योंकि टाइम होने के बाद ऐसी आत्मा दुख पाती है हैं? क्लास और है ना, एक तो छोड़ दिया जाए, बाकी वाले क्वेश्चन कल कर लोगे। हाँ ठीक है। एक ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, ये कह रहा है इन दोनों डायग्राम के बीच जो रिलेशन है वो सेम टू सेम रिलेशन अगले के साथ है। इधर ध्यान देना, ये जो P है ना वो इसके गोले के अंदर जाके बैठ गया, समझ गए भाई? इन दोनों के बीच में क्या चेक करना है? रिलेशन। तो एक बात बताओ आप, ये क्या है? P। ये P जाके बैठा कहाँ? त्रिभुज के अंदर। ये जो इस कोने में दे रखा वो कहाँ आ गया? ऊपर। यहाँ P आके क्या हो गया? उल्टा। इसको अपन ऐसा रिलेशन बताए तो ये K इस गोले में बैठेगा, ये गोले में नहीं बैठा तो गलत है, ये गोले में नहीं बैठा तो क्या है? गलत। ये उल्टा बैठा, उल्टे कोई आदमी बैठे? अब आप बाइक पे उल्टे बैठते हो? नहीं, तो ये गलत है। ये क्या है? अब मैंने इस क्वेश्चन को पूरे को चेक नहीं करा क्योंकि आपको जहां आंसर मिल गया वही क्या करा है अपन ने? सही करा। चले आगे। हाँ ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही सॉल्व करोगे और जो 2-4 क्वेश्चन बच के उसकी मैं आपको PDF दे दूंगा, आप खुद ही क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। आगे बात समझ में? तो अगली क्लास आप लीजिए और बाकी आप एंजॉय करें। ठीक है।